अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूं सरवत फलीम। मंडे का आगाज़ हो चुका है। हमारे हफ्ते भर की तमाम तर मसरूफियात हम तय कर लेते हैं कि मंडे को हमने क्या करना है, मगर इन सारी चीज़ों में जो अंसर गालिब रहता है सबसे ज़्यादा वो होता है खुद एतमादी का, क्योंकि आपको पता होता है कि हमने कौन कौन से काम करने हैं, किस काम को किस तरह से निपटाना है और उसका तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। हम पूरा प्लान अपना तैयार कर लेते हैं वीकेंड्स के ऊपर कि इस पूरे हफ्ते के अंदर हमारी कौन कौन सी मसरूफियात होंगी। मगर इसके साथ साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए जब हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं तो उसमें जो एक आंसर सबसे ज़्यादा नज़र आता है वो होता है खुद एतमादी का। बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और वो अक्सर जगहों पर मात भी खा जाते हैं जब उन्हें पता हो कि नहीं भी हम ही सब कुछ सही कर सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट होना बहुत गलत बात होती है। हाँ, अगर खुद एतमादी आपके अंदर हो, आपको पता होता है कि आपने अगर ये प्लान बनाया है, इसको आप इस तरह से लेकर चलेंगे इस प्लान को और इसी तरह से आप काम करेंगे, तो वो खुद एतमादी में आ जाता है। जैसे आप जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं या कहीं पर जाने का प्लान कर रहे हैं और आपको पूरा प्लान अपना पता होता है, तो किसी भी काम के आगाज़ पर या उसको करने के लिए जब आप एक पूरा उसका नक्शा बना लेते हैं तो वही आपकी खुद एतमादी कहलाता है कि आप उस नक्शे के मुताबिक हर पॉइंट पे किस तरह से जाकर किसी भी चीज़ को करते हैं। तो खुद एतमादी होना अच्छी बात है, मगर ये याद रखिए कि ओवर कॉन्फिडेंट होना यकीनी तौर पे बहुत बुरी बात होती है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस होने से आप बहुत सारे नुकसानात उठा सकते हैं। चलिए, सुबह सवेरे पाकिस्तान की अच्छी बात, दिन का आगाज़ चूँकि हो चुका है, इसके साथ साथ हमारे हफ्ते का आगाज़ भी हो चुका है, तो आगे बढ़ते हैं और शेयर कर लेते हैं मौसम की सूरत हाल। मुझे तो जहाँ पर हम मौजूद हैं, इस वक्त सेट पर भी मौजूद हैं। सेट से निकलते ही गर्मी की शिद्दत हमें अंदाज़ा हो जाती है, या हम अपने घर से यहाँ पर ऑफिस तक आते हैं तो अंदाज़ा होता है कि गर्मी की शिद्दत की क्या सूरत हाल है, क्योंकि आजकल फिर दोबारा से गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। कल भी कह रहे थे मुख्तलिफ जगहों पर बारिश हुई है, मगर बारिश की कुछ ही टाइम के बाद दोबारा से हमने देखा कि कड़कती हुई धूप निकल आई है। तो शेयर करते हैं आपके साथ और जानते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ बड़े शहरों के मौसम की इस वक्त क्या सूरत हाल है। तो सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर शहर का, तो उसके मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देते हैं कि लाहौर का मौसम कम से कम रहेगा 27, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री हो सकता है। लाहौर के बाद हमेशा की तरह हमारा रुख होता है शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की तरफ। तो इस्लामाबाद के मौसम की सूरत हाल शेयर करते हैं। कम से कम रहेगा 26, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री हो सकता है। एंड व्हाट अबाउट कराची? कराची के मौसम की सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि कराची में अगर कम से कम दर्जा हरारत की बात करें तो रहेगा 29, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री हो सकता है। अभी मुझे पता चला था कुछ दिन पहले कि पेशावर के मौसम की सूरत हाल काफ़ी ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि वहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा निकल रही है, गर्मी की बहुत ज़्यादा शिद्दत है। तो पेशावर के मौसम की बात कर लेते हैं कि पेशावर में कम से कम डिग्री रहेगा 27, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री हो सकता है। आज मैं भी चेक करती हूँ कि कोयटा का मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि कोयटा की अक्सर रहता है कि डिग्रीज उसके काफ़ी कम रहते हैं बाकी दीगर बड़े शहरों के निस्बत। तो आज चेक करते हैं कोयटा की क्या सूरत हाल है। कोयटा में कम से कम डिग्री रहेगा 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री हो सकता है। ये तो मौसम की सूरत हाल थी जो हमने आपके साथ शेयर की, मगर सियासी मौसम की क्या सूरत हाल है ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है। और आजकल जो सियासी मौसम की हिद्दत है, जो गर्मी है, उसको महसूस किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब इस वक्त गए हुए हैं और मुलाकात हो सकती है वहाँ पर उनकी होगी, बल्कि मुलाकात अहम शख्सियात के साथ होगी। बहुत सारे प्लान्स किए जा रहे हैं और जलसे के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हैं जो जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, वहीं से अमेरिका से मौजूद है खुरम शहजाद साहब, उनसे बात कर लेते हैं। वेलकम आपको करेंगे खुरम साहब। खुरम, मुझे ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मसरूफियात, सबसे पहले तो ये बताएं कि उनका दौरा कितने दिनों पर मुहित होगा और इसके साथ साथ उनकी मसरूफियात क्या रहेंगी? जी, ये 3 रोज़ा दौरा है जो सैटरडे नाइट को यहाँ पे पहुंचे थे शाम 3:30 बजे। उसके बाद उनको ब्रीफिंग दी गई दौरे के हवाले से। आज जो यहाँ पे अभी हमारा संडे ही है, तो संडे मॉर्निंग को सुबह 9 बजे उनको ब्रीफिंग दी गई, सारे दिन की ब्रीफिंग दी गई। इसमें जलसा जो उन्होंने एक तारीख साथ जलसा किया अमेरिका की हिस्ट्री में, उसकी तैयारी के बारे में बताया गया। IMF के चीफ से मिले, वर्ल्ड बैंक के चीफ से मिले, बिजनेस कम्युनिटी से मिले, बिजनेस जो टाइकून्स हैं, CEOs हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन CEOs हैं, उनके साथ मिले। उनको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में ब्रीफिंग दी गई, हुकूमत
की सतह के ऊपर ताउन की यकीन दहानी दिलाई गई। ये तो संडे के दिन की सारी मसरूफियत थी। मंडे को जो सबसे अहम दिन गिना जा रहा है, जिसके ऊपर सारी दुनिया की नजरें इस वक्त मरकूज हैं, वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात है। मंडे मॉर्निंग को 9 बजे उनको ब्रीफिंग दी जाएगी पाकिस्तान एम्बेसी में। प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात के अंदर जो पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे, जो डेलीगेशन जो जाएगा, उस पाकिस्तान के डेलीगेशन के अंदर ज्यादातर ट्रेड के जो रिलेटेड जो पर्सनैलिटीज हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, ट्रेड से रिलेटेड, सेक्रेटरी ट्रेड के रिलेटेड, वो साथ आए हैं। और आज का जो जलसा था उसके अंदर भी उन्होंने इसी चीज को स्ट्रेस किया था कि हम यहाँ पे पैसे मांगने नहीं आए, ना ही हम कोई और ट्रांजैक्शनल डील के लिए आए हैं। हम यहाँ पे मंडी तक रसाई के लिए आए हैं, बेशक वो पाकिस्तान की इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान जो कंपनीज हैं उनकी अमेरिका की मंडियों की रसाई तक हो। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो मुलाकात है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगी। ये इस मुलाकात के अंदर ना सिर्फ ये एक मुलाकात होगी, बल्कि इसके अंदर बुक साइनिंग सेरेमनी भी होगी। उनको व्हाइट हाउस का टूर भी कराया जाएगा। उनको प्रेसिडेंट ट्रंप की जो कैबिनेट के की मेंबरान हैं उनके साथ उनका एक लंच भी रखा गया है, जिस लंच के अंदर यूएस पाकिस्तान अफगानिस्तान पीस प्रोसेस के ऊपर बात होगी। अच्छा, तो इस अहम मुलाकात जी अच्छा खुरम, ये तो जब मुलाकात होगी उसके बाद ही कहा जा सकता है कि मुलाकात कितनी कामयाब रहेगी। मगर अभी तक आपको जो लगता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो खान साहब के जलसे बड़े कामयाब रहते हैं, एक तो जलसे के हवाले से मैं बताएं कि वो कितना कामयाब था, लोगों का जोशो खरोश कैसा था, मगर इसके साथ साथ जो खान साहब का एक विजन है कि पाकिस्तान के अंदर जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए और पाकिस्तान के अंदर आके इन्वेस्ट करें, जो उनकी मुलाकात हुई है इन्वेस्टर्स के साथ, उसमें कितनी ज़्यादा उम्मीद इस चीज़ की नज़र आ रही है कि पाकिस्तान की मंडियों तक वो इन्वेस्टर्स पहुंचेंगे और पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करेंगे। और ट्रंप के साथ जो मुलाकात होगी उसके एजेंडे में कौन कौन सी अहम बातें हैं जिनको खास तौर पर ज़ेर गौर लाया जाएगा? जी बिल्कुल, मैंने ये पिछले 2 जो गवर्नमेंट्स के टर्नओवर्स हैं उनको मैंने यहाँ पे कवर किया है, लेकिन वो जो मोमेंटम इस दफा देखने में आ रहा है दोनों साइड्स पे, अमेरिका की साइड पे भी और पाकिस्तान की साइड पे भी, जो कोऑपरेशन और ताउन की जो जिन कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर अभी काम हो रहा है वो माजी में पिछले 10 सालों में तो नहीं हुआ। इस वजह से इसको काफी अहमियत दी जा रही है। और खासतौर पर जो जलसे की आप बात पूछ रही थी, तो 30,000 अफराद वहां पे मौजूद थे। 25,000 अफराद हमारा जो वहां पे जो कैपिटल वन अरीना है उन्होंने कंफर्म किया मेरे साथ कि 25,000 अफराद ने यहाँ पे चेक इन किया। तो एक इतना बड़ा तादाद में अमेरिका में इस तरह का पाकिस्तानी अमेरिकन कभी एक जगह पे इकट्ठे नहीं हुए। एक रिकॉर्ड हिस्ट्री बनी है आज। खासतौर पे वो सिर्फ अमेरिका से नहीं आए, वो यूरोप से भी आए, कनाडा से भी आए, अक्रॉस अमेरिका। यहाँ पे होटल पहले से ही बुक थे, लोग फ्लाइट से आ रहे थे, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन से आ रहे थे, बाकायदा बसें करवा के आ रहे थे। यहाँ पे जो ऑटोमेटेड सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होता है जिसके अंदर अगर बहुत ज्यादा लोड आए तो फ्लाइट्स की जो रेट्स हैं अब चले जाते हैं। तो हमने जो एटलीस्ट 5 और 6 फ्लाइट चेक की तो उनके रेट डबल ट्रिपल हो चुके थे। इतनी ज्यादा तादाद में लोग यहाँ पे एक खास इवेंट के लिए आए, तो एक हिस्ट्री बन गई। इस मोमेंटम की वजह से अब देखने में ये आ रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर भी एक प्रेशर होगा कि ये जो गवर्नमेंट है जिसके साथ पाकिस्तानी अमेरिकन जो काफी इन्फ्लुएंशियल हैं, यहाँ पे अमेरिका में उनके पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, मेडिसिन हो, टेक्नोलॉजी हो, काफी असर और रसूख रखते हैं पाकिस्तानी अमेरिकन यहाँ पे। तो उनकी इस सारे ट्रिप के अंदर इन्वॉल्वमेंट काफी इंप्रेसिव रही है। जो इन्होंने जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात की है, जो इन्वेस्टर्स के साथ बात की है, आज जो संडे मॉर्निंग को जो ट्रेड के जो यहाँ पे जो सफीर हैं, जो उनकी सरबराही में यहाँ पे एक बिजनेस डेलीगेशन, जो पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेस डेलीगेशन थे, उनके साथ मुलाकात की। उनको यकीन दहानी दिलाई गई कि पाकिस्तान में हर सतह पर, हुकूमती सतह पर, प्राइवेट सतह पर, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। और इसी वजह से आज जो अभी हमें जो आउटलाइन मिली है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात में भी, तो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से पाक अफगान पीस प्रोसेस की बात होगी, जबकि पाकिस्तान की तरफ से ट्रेड को फैसिलिटेट, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए ट्रैवल एडवाइजरी पे बात होगी, FATF पे बात होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच खुरम, आपने हमें अपडेट किया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुलाकात कर रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ। लेट्स सी कि मुलाकात क्या रंग लाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संजीदगी से लिया जाता है जब भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ हमारे पाकिस्तान के किसी भी वज़ीर आज़म की मुलाकात होने जाती है। तो ट्रंप के साथ मुलाकात के अंदर ये कैसे मामलात रहेंगे और जो बातचीत होगी वो किस हद तक कामयाब होगी, ये तो वक्त ही बताएगा।
का भी बात होगी कि आपका हफ्ता कैसा रहेगा, मगर ये कैसे मुमकिन है कि पूरे हफ्ते की बात हो तो किसी खास दिन की बात ना हो। अगर आज का ही दिन आपका खास है क्योंकि आपकी आज सालगिरह है, तो आपकी सालगिरह किस तरह की गुजरेगी, दिन आपका कैसा गुजरेगा, ये जान लेते हैं। जैदी साहब तो हमारे साथ मौजूद है, मगर मैं उनसे आपकी तरफ आऊँगी। उनसे हमें ये बताइएगा कि जिन जिन लोगों की आज सालगिरह है वो अपना बर्थडे प्लान कर रहे हैं, दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहते हैं, कोई आउटिंग करना चाह रहे हैं, कुछ हल्ला गुल्ला करना चाह रहे हैं, उनकी आज सालगिरह कैसे गुजरेगी? जी आज 22 जुलाई है, 22 जुलाई है और आज की डेट के हिसाब से जो स्टार बनता है वो कैंसर है। और कैंसर वाले लोग बड़े इमोशनल होते हैं, वाटर साइन होता है तो, और इमेजिनेशंस बहुत करते हैं, इमेजिनेशंस में ज़्यादा रहते हैं, प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा करते हैं। उसके बाद जो हैं वो उस काम को अंजाम देते हैं। सबसे पहले प्लानिंग्स करते हैं, इमेजिनेशंस करते हैं, इमोशनल बहुत होते हैं। इनके जो अगर हम देखें कि जो पार्टनर्स होने चाहिए वो वर्गो है, स्कॉर्पियो है और पाइसेस हैं, इनके लिए अच्छे पार्टनर साबित होते हैं। एक्वेरियस जो हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, उनके साथ ज़रा उनके कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा रहते हैं। लेकिन सालगिरह का क्या? अगर हम हफ्ते की बात करें, लेकिन सालगिरह का क्या? उसके लिए मैंने तीन कार्ड्स निकाले हैं। मून का कार्ड है, वही वाटर का इमोशंस, और 5 ऑफ सोर्ड है, फिर उसके बाद 8 ऑफ पेंटिकल्स है। आज का दिन जो है उनके लिए थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स भी लेकर आएगा लेकिन अच्छा भी रहेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो काम का कार्ड भी है, थोड़ा सा काम में वो भी बहुत ज़्यादा उसमें उनका ध्यान रहेगा। ठीक है, उनकी आज बर्थडे तो है लेकिन काम में भी उनका, ऑब्वियसली मंडे है, स्टार्ट डे है वीक का, तो काम में भी उनका ध्यान रहेगा। और लेकिन उससे पहले जो मून का कार्ड है, उनका माइंड जो है वो काम में भी रहेगा, अपने रिलेशनशिप में भी रहेगा, बहुत सारी चीज़ों में उनका जो है ध्यान जो है वो बटा रहेगा, डाइवर्ट रहेगा माइंड। ओके, सही है। वैसे मैं पर्सनली जब आज का दिन अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, अल्लाह करे अच्छा ही साबित हो। मगर उनसे आपको पता है, जब भी मेरा वैसे स्टार कैंसर तो नहीं है, मगर मेरी सालगिरह जब भी आना होती है तो मैं दुआ करती हूँ अल्लाह से कि अल्लाह ताला मेरी जो सालगिरह है वो पीर वाले दिन ना आए, क्योंकि आपके ऊपर काम का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, आप प्रॉपर तरीके से अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट भी नहीं कर सकते। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जिनकी सालगिरह दिन उनका अच्छा गुजरेगा। मगर इसके साथ साथ जैदी साहब, कौन कौन से ऐसे स्टार्स हैं जिनका ये वीक बहुत अच्छा गुजरेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। तो इस बार तकरीबन सभी हैं, 1-2 स्टार के अलावा सभी स्टार ऐसे हैं जिनका हफ़्ता बड़ा ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला है। तो इसमें सबसे पहले हैं बुर्ज हमल। तो इनका वक्त भी अच्छा गुजरेगा, बिज़नेस के लिए इनका वक्त मौजू है, फैमिली के साथ इनका अच्छा वक्त गुजरेगा और इनके मामलात अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और बुर्ज सौर है, इनके अखराजात में इजाफा होगा, इनके लिए थोड़ा सा मसला है। तो अभी इनके हालात हक में नहीं हैं बुर्ज सौर के। नौकरी के हवाले से फ़िलहाल अप्लाई करें तो उसमें कुछ कामयाबी है। अच्छा। और बिज़नेस के लिए वक्त इनका मौजूद नहीं है फ़िलहाल। अच्छा। जोज़ा, पार्टनरशिप की इनको ऑफ़र हो सकती है और इनको कोई दी हुई चीज़, किसी को दी हुई चीज़ वो इनको वापस मिलने का इम्कान है। अगर बैरून मुल्क ये जानना चाहते हैं तो वीज़ा अप्लाई के लिए बेहतरीन वक्त है। फैमिली के साथ इनके ताल्लुकात डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको माजिद साहब, जैसा मैं रोक रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि जी जैदी साहब से कहा करें कि जब वो आते हैं और चीज़ें बता रहे होते हैं तो कोशिश क्या करें, जो हमारे इंग्लिश में नेम है स्टार्स के, बहुत सारे लोग हैं अपने बुर्ज उन्हें नहीं पता होते। उन्हें पता होता है बस मेरा स्टार ये वाला है, मैं टॉरस का हूँ, लिब्रा है, कैंसर है। तो वो आपने इस तरह से बताया करें ताकि हमें पता हो कि भी हमारी जैदी साहब बात कर रहे हैं। वो ऐसे होता है, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं ना ओवरऑल तकरीबन काफ़ी सारी जगह भी रहा हूँ सिवाय कराची के। हाँ। तो उसमें अक्सर ऐसे लोग रबड़ी लग रही है मुझे। रबड़ी पर मामला फंस गया। तो मसला ऐसे होता है कि कुछ लोग को अभी अब डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता होता। बहुत सारे, अब आप किसी गांव में जाएं तो जो शहरों के लोग हैं इनके मसाइल कुछ अलग किस्म के हैं। जैसे जैसे इलाके बदलते जाते हैं वैसे वैसे उनको, और कुछ लोग ऐसे हैं उनको सिर्फ नंबर पता है, यानी कि ये हमारा 3रे नंबर का बुर्ज है तो अभी ये जैदी साहब हमारा बता रहे हैं। हाँ। तो अब हमारा 5वें नंबर का बुर्ज है। बुर्ज भी याद करो, जरूरी नहीं इंग्लिश में बताया जाए, आप बुर्ज के हिसाब से जैसा बताएं ताकि वो तो चलो मैं बता दूंगा। कैंसर है,
इनके अब माली हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इनकी सेहत के मुतासिर होने का इम्कान है। और फ़िलहाल ये लाइफ की प्लानिंग कर रहे हैं। और जो कैंसर वाले हैं जिनको औलाद नहीं है तो वो किसी दवाई अपना इलाज की तरफ जाएं तो उसमें कामयाबी का इम्कान है। बुर्ज असद है, ये फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट ना करें। इनको सेहत में कमर के मसाइल, कमर दर्द आने का इम्कान है। और बुर्ज सुमला, काम का प्रेशर इन पर रहेगा और मैदा इनका अपसेट रहेगा। इनको भी जिस्मानी मसाइल रहेंगे। घर की तब्दीली कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। और बैरून मुल्क, अंदरून मुल्क इनका सफ़र नज़र आ रहे हैं। अगर ये किसी और शहर शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो या बिज़नेस को शिफ्ट करना चाह रहे हैं किसी दूसरे शहर, तो वो भी इनका इम्कान है। मीज़ान, फैमिली तावन इनको रहेगा, नए दोस्त बनेंगे। और इनका बैरून मुल्क अगर ये जानना चाहते हैं तो ये इनके लिए बेहतर वक्त है। मुझे छुट्टी वट्टी दो, मेहमान मेरा है। मुझे छुट्टी दो, मैंने भी जाना है बाहर। बुर्ज अकरब है, इनके हालात अच्छे रहेंगे, जहन पुरसकून रहेगा। और इनकी विरासत की जो तकसीम के मामलात है वो इस हफ्ते हल होते नज़र आ रहे हैं। और अंदरून मुल्क सफ़र भी है। और अगर ये नई इन्वेस्टमेंट किसी के साथ मिलकर करना चाह रहे हैं तो उसमें भी कामयाबी है। बुर्ज कोस, और इनके माली हालात बेहतर हो रहे हैं, आमदन में इनका इजाफा नज़र आ रहा है। दोस्त इनके साथ तावन करेंगे। और फ़िलहाल किसी से तवक्कात ना रखें। वैसे मैं तो खुद इस चीज़ की कायल हूँ, तवक्को किसी से नहीं रखनी चाहिए। हम बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं, हो सकता है सामने वाला शख्स आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा ना उतरे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अभी कॉलर ले लें, एक हमारे साथ हिना मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी हिना, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे ना दो मसाइल हैं, दो कि मैं रिलेटेड पूछना चाह रही हूँ। एक तो मेरा भाई है, उसका ये 3 अगस्त है उसका, 3 अगस्त 1994 1994 जी। तो उसके ना मसला ये है कि उसके ना माशाल्लाह से गुड लुकिंग है, सारा कुछ है। तो उसके ये मसला आ रहा है कि वो ना पिछले कुछ दिनों से, पिछले मंडे से ही ना उसमें वो जो जन्नात वगैरह कहते हैं उस पर वो हैवी हो रहे हैं। तो उसकी औलाद नहीं है, 1.5 साल उसकी शादी को हो गया, औलाद नहीं है। उसके रिलेटिव मैं पूछना चाह रही हूँ। मरी घूमने गया था विजिट के लिए, तो वहाँ से घूम के आया तो रात में अच्छा भला सोया है। तो सुबह उठ के वही उसके कह रहा है कि मेरे पीछे ना कुछ छुरी लेके मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे मार रहा है। अच्छा। तो उसके रिलेटिव पूछना है। सेकंड मैंने अपने रिलेटिव पूछना है। मेरी 6 अगस्त 1992 है जी। तो मैंने अपना यही पूछना चाह रही हूँ कि शादी के मेरे ना हस्बैंड के साथ आजकल ना काफ़ी झगड़ा चल रहा है। वो लड़ते बहुत हैं, डांटते बहुत हैं मुझे। उस हवाले से पूछना चाह रही हूँ। और मेरी भी शादी को 3 साल और हस्बैंड का नाम औलाद नहीं है। हस्बैंड का नाम अच्छा, हस्बैंड का नाम बताएं हिना। मोहम्मद सईद। मोहम्मद सईद है, ठीक है। थैंक यू सो मच हिना, आपने कॉल किया। भाई का नाम भी पूछ लें, भाई का नाम पूछ लें। अच्छा, हमारे साथ वो कॉलर अब मौजूद नहीं रही है उनसा, इनके भाई का नाम तो अभी नहीं हमें पता चल सका। अगर मेरे साथ आई थिंक काशिफ कॉलर मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी काशिफ, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने ये पूछना था, मेरे कुछ कारोबारी हालात ठीक नहीं जा रहे। ठीक है। इसके अलावा शादी का मसला जा रहा है, तो इसके बारे में मेरे भाई आपकी उम्र क्या है और ये बताएं आपकी शादी हो नहीं रही या शादी हो गई है और मसाइल का सामना है? शादी हो गई थी मेरी, उसके बाद मेरी डेथ हो गई है। सेकंड शादी नहीं हो गई। अच्छा, एज आपकी उम्र क्या है? 40 है। 40 है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच काशिफ, आपने हमें कॉल की। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जिस तरह से लोगों के मसाइल, अभी जिस तरह से हिना बात कर रही थी, 2-3 मसले उनसा उन्होंने अपने बताए। एक तो भाई का बताया उन्होंने कि घूमने शूमने गया हुआ था, और एक तो उसके औलाद नहीं है, लेकिन कहती हैं कि जिन्नात का कुछ साया हो गया या बीमार है वो पिछले हफ्ते भर से। 3 अगस्त 1994 उनकी ये डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा, उन्होंने अपने भाई का नाम नहीं बताया, तो मैंने उनके लिए कार्ड्स निकाले हैं और उनकी जो मैरिड लाइफ के बारे में जो परेशान है। जी,
परेशान हैं। जी, तो जी, उनके लिए मैंने निकाले हैं 3 कार्ड्स। ठीक है। 4 ऑफ कप्स है और 7 ऑफ कप्स है, फिर हाई प्रेस्टिस है। मुझे जो इनके इशू नज़र आ रहा है मियाँ बीवी में, वो ये नज़र आ रहा है कि बाहर के लोग, मतलब फैमिली में या मतलब उनके अलावा जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इनकी रिलेशनशिप में। और उनके हस्बैंड जो हैं वो मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा उनकी जैसे इन लॉज़ की अपने घर वालों की ज़्यादा सुनते हैं और कानों के कच्चे हैं। तो इस वजह से जो है उनके रिलेशनशिप बहुत डिस्टर्ब नज़र आ रहा है मुझे। तो अभी उन्हें करना और क्या चाहिए? इनको जो लास्ट जो कार्ड है, हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, लास्ट जो कार्ड है, तो इनको जो इनकी जो वाइफ है हिना जो है, इनको खुद करना चाहिए कि मतलब उनको खुद कॉन्फिडेंटली अपने हस्बैंड को कॉन्फिडेंट में लेकर और बातचीत मसलों को हल करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। 10 लोगों को अपने बीच, अपने झगड़े के बीच लाने से अच्छा होता है मियाँ बीवी अकेले बैठ के उस मामले को सुलझा लें। और मैं तो कहती हूँ कभी कभी अगर झगड़ा हो जाए तो उस झगड़े के अंदर भी प्यार होता है, तो कोशिश करें कि आपका प्यार जागता है वही रहे, सो ना जाए, आपस में बैठ के अपने मसाइल को हल करें। ये अभी जो काशिफ ने बात की थी ज़ैदी साहब, एक तो वो है, उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं बताई, मगर उन्होंने बताया कि पहली शादी हुई, मिसेज उनकी इंतकाल कर गई, अभी सेकंड मैरिज नहीं हो रही और कारोबारी हालात भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे। मगर इसके साथ साथ हिना के जो भाई वाला मसला है वो अभी आप, मैं देख रही थी हिना के जो भाई का मसला है ये थोड़ा संजीदा है। तो इसमें जो मुझे नज़र आ रहा है वो इनकी बीमारी नज़र आ रही है, जायचे में बीमारी नज़र आ रही है। जो सितारा शम्स है और सितारा ज़ोहल है, वो दोनों के आमने सामने है, यानी कि वो मुकाबला लगाए हुए हैं। तो ऐसी सूरत में जब सितारा शम्स और सितारा ज़ोहल जब मुकाबला लगाता है तो जिस्म की बाईं साइड पर फ़र्क पड़ता है, यानी कि इनके जिस्म की लेफ़्ट साइड में कुछ हाँ जी, ये जो से ये सिर से लेकर ऐसे जो ये इस रुख गिरने जगह, यानी कि उसमें उसकी लेफ़्ट साइड में जो भी मसला है, जिस्म की इनकी लेफ़्ट साइड में मसला है। अच्छा। अगर यानी कि अगर ये कोई डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराते हैं तो उन जिन्नात नहीं है, अलबत्ता इनको बीमारी है, बीमारी के पास जाएं। हाँ, बीमारी है। जिन्नात होते तो वो मैं वो भी बता सकता था अगर इनको के जिन्नात होते तो। बहरहाल फिर भी ये सूरह वन्नास पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। 41 बार सूरह वन्नास पढ़कर पानी पर पढ़कर इनको पिला दें। अगर ये इस हालत में नहीं है, यानी कि खुद ना पढ़ सकें, तो कोई दूसरा मर्द पढ़कर पिलाए, औरत ना पढ़े, पढ़ के वो पिलाए, औरत नहीं है तो इनके औलाद नहीं है, इनके भाई के हो जाएगी। उसके लिए ये दें सदका, ये इनका बन रहा है, ये दाल मूंग का सदका इनका बन रहा है। कितना दें वो? ये आधा किलो दें और एक ज़िंदा जानवर, यानी कि एक ज़िंदा मुर्गी ले लें, मुर्गा ले लें जिसका कलर गोल्डन टाइप कलर हो उसका। अच्छा, वो जैसे देसी मुर्गों का। हाँ, तो इसको सर से 7 मरतबा वार कर इसको कब्रिस्तान में छोड़ दें, जिंदा को छोड़ दें और वापस आ जाएं। तो उसमें ये है कि क्योंकि इनको शुबा है कि असरात हैं या जिन्नात है, तो वो उससे अगर असरात भी हुए तो वो ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, और बेहतरीन इलाज ये कलाम इलाही होता है। और बाकायदा दूसरा काशिफ का जवाब रहता है। इनके तो हालात शुरू हो रहे हैं, नवंबर में बेहतरीन हो जाएंगे कारोबार के लिहाज से। कारोबार के और शादी वाला भी मामला नवंबर में ही चल पड़ेगा इनका। अच्छा। फिलहाल ये अपने ज़िंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, ये अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इनका बन रहा है सितारे ज़ोहरा आगे इनका शुरू हो रहा है, तो वो सितारे ज़ोहरा प्यार मोहब्बत के मामलात और शादी के मामलात को जाहिर करता है। वो इनके नवंबर से शुरू होंगे ये मामले इंशाल्लाह ताला। चलिए, हमारे पास एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, रुबीना, उनसे बात करते हैं। जी रुबीना, बात कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। पता करना है जी रुबीना, अगर आप थोड़ा क्लियर बात करें, हम तक आपकी आवाज़ ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही, थोड़ा क्लियर बात करें। 28 सितंबर जी 1988 जी 4 से 4:30 बजे के दरमियान मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है, सैयद अवैस की। और एक 20 जून 1992 और ये भी 4 से 4:15 बजे के दरमियान इसकी डेट ऑफ बर्थ है। जी। शादी के मुतालिक, जॉब के मुतालिक बताइए और फ्यूचर के
परेशानी बहुत है, कहीं सेट नहीं हो पा रहे हैं बच्चे। अच्छा, आपका जो बच्चा है 28 सितंबर वाला, उसका नाम भी बता दीजिए। जो 20 जून को पैदा हुआ है उसका नाम भी बता दीजिए। उसका नाम है सैयद अवैस, जो 28 सितंबर को पैदा हुआ है जी। और जो दूसरा है वो सैयद राज। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच रुबीना, आपने हमें कॉल की। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉलर हैं हुमैरा, आई थिंक। जी हुमैरा, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 22 फरवरी 1987 जी रात 12:15 बजे जी साहिवाल में पैदा हुआ है। हमाद नाम है, हमीदा वालदा का नाम है जी। ये इसके लिए टैक्सी ड्राइवर बनना सही रहेगा या नहीं सही रहेगा? अच्छा मेरी बहन, मुझे अगर याद पड़ता है तो आप पहले भी कॉल कर चुकी थी। आपने अपने बेटे के हवाले से पूछा था, तो हमने आपको बताया था आपके बेटे को लोहा बहुत माफिक आएगा, उसको काम करने दे ये वाला, अगर आपको याद हो। मुझे याद आ गया कि आपने हमें कॉल की थी। जी जैदी साहब से मालूम करना चाहूंगी कि ड्राइवरी करना सही रहेगा इसके लिए या नहीं। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया हमेरा, आपने हमें कॉल की। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जैदी साहब, ये हमारी कॉलर पहले भी कॉल कर चुकी है अपने बेटे के हवाले से कि वो टैक्सी ड्राइवर बनना चाहता है और चाहता है कि वो टैक्सी चलाए। तो तब भी जायचे में हिसाब लगा के उनको बताया था कि लोहा उनके बेटे के लिए बहुत हमाद इनके बेटे का नाम, हमाद बेटे का नाम है और हमीदा इनकी वालिदा का नाम है। और अभी वो पूछ रही है कि चले लोहा तो माफिक आ जाएगा, मगर अगर ड्राइवरी करे वो उसके लिए सही रहेगी। माएँ वैसे बड़े खदशात का शिकार हमेशा रहती हैं। माएँ केयर करती हैं और दुनिया में कौन केयर करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी बताएं, वो ड्राइवरी अगर करें तो ठीक रहेंगे? हाँ जी, इनकी ड्राइवरी करे और बिजनेस भी कर सकता है अपना। नहीं, उसको टैक्सी ड्राइवर बनने का शौक है। टैक्सी ड्राइवर उसमें कामयाबी है उसकी। चलिए, अल्लाह ताला उसके लिए बेहतर करेगा। बिल्कुल, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। एक रुबीना हमारे साथ कॉलर थी उनसा, उन्होंने अपने दोनों बेटों के हवाले से पूछा था, सैयद अवैस के हवाले से और दूसरे बेटे के हवाले से, कि इनकी ज़िंदगी के हवाले से वो पूछना चाह रही थी कि अगर क्या करें तो क्या अच्छा रहेगा, क्या बुरा रहेगा इनके लिए, इनका फ्यूचर कैसा रहेगा। सैयद ओवैस के मैंने कार्ड्स निकाले हैं, फ्यूचर तो इनका अच्छा लग रहा है। ठीक है। और ये बिज़नेस भी कर सकते हैं, और अगर जॉब बिज़नेस नहीं कर सकते, जैसे जॉब भी करें और बिज़नेस भी करें, दोनों चीज़ें इनके लिए अच्छी रहेंगी। फ्यूचर मुझे अच्छा लग रहा है, इनका कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। फाइनेंशियली थोड़ी इश्यूज़ हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स। बिज़नेस में वो बिल्कुल उनका इंटरेस्ट है अपना बिज़नेस करने का, लेकिन मुझे फाइनेंसेस इनके थोड़े से इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। शादी इनकी मुझे अगले साल नज़र आ रही है इंशाल्लाह, और इनकी फैमिली में शादी नज़र आ रही है मुझे। अच्छा, ये अपने काम के लिए अगर इनको कुछ मुश्किलात या हर्डल्स आ रहे हैं तो इसमें सदकात दें वो, और सैटरडे वाले दिन ये काली दाल या काला कपड़ा इसका सदका दें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इनके जो सेकंड बेटे हैं रुबीना साहिबा के साहब, उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 20 जून 1999। या उनसे आपने कार्ड निकाला हुआ है उनका 20 जून के हवाले से? तो अगर निकाला हुआ तो उनका नहीं, मैंने नाम मुझे याद नहीं है। नाम उनकी आवाज मुझे याद नहीं आया, वो जल्दी बोल रही थी, आवाज कट रही थी, तो हमें भी उनका नाम सही से मालूम नहीं हो सका। तो 20 जून 1999। उन्होंने सैयद साद बताया था और एक अवैस बताया। जी, अवैस साहब का उनसा ने बता दिया, सैयद साद बताया। बता दीजिए। बिल्कुल। अच्छा, साद के मुतालिक इनका क्या सवाल था? इनका बस वही जो पहले बेटे के हवाले से सवाल था कि ज़िंदगी कैसी रहेगी, फ्यूचर कैसा रहेगा, और सारे मामलात के हवाले से ओवरऑल जानना चाह रही थी सैयद साहब के हवाले से। ओवरऑल जानना चाह रही हैं, लेकिन इनका ये सफ़र में तो रहेंगे, लेकिन इनको अंदरून मुल्क ही सफ़र करना चाहिए और अंदरून मुल्क ही इनको बिज़नेस करना चाहिए। और ये अगर अपने शहर में ही बिज़नेस करें या अपने शहर में कोई जॉब करते हैं तो उसी में ही ये आगे जा सकते हैं। बैरून मुल्क इनकी कामयाबी नहीं है, या किसी दूसरे शहर भी कामयाबी उधर नहीं आ रही नज़र। ये अपने जाए पैदाइश के नज़दीक करें तो वो इनके लिए बेस्ट है। बहरहाल इनका आगे कैरियर शुरू हो रहा है, अगस्त के बाद इनके अच्छे हालात हो रहे हैं। चलिए, अल्लाह ताला इनके लिए भी बेहतर करे। हमारे साथ कॉलर है फरीदा, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी फरीदा, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बात कीजिए। जी मैडम, मेरी ना शादी को 6-7 साल हो गए हैं, 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, और ना हमारे मियाँ बीवी में बहुत ज़्यादा झगड़ा रहता है। अच्छा, तो बताइए कि आगे ज़िंदगी कैसे ठीक रहेगी? अपने रिदा, अपने हस्बैंड का नाम बताइए। का नाम शील अकरम है नाम उनका। अकरम नाम है उनका। और ये उनकी अम्मी का नाम है।
अच्छा, तो झगड़े कब से चल रहे हैं आपके रिदा? झगड़े शुरू दिन से 2 महीने शादी को हुए थे तब से झगड़े चल रहे हैं। अच्छा। इनके जो भाई है ना, भाभियां हैं, वो बहुत ज्यादा ना करते हैं, पता नहीं उन्होंने कुछ किया हुआ है, बच्चे भी हो गए हैं, अभी भी लड़ाई झगड़े जारी हैं। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। परेशान मत हो, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर करेगा। अभी पूछ लेते हैं, आयशा कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी आयशा, बात कीजिए। हेलो जी आयशा, बात कीजिए। आप तीनों के भाई के बारे में पूछना, शादी के बारे में। जी जी मेरी बहन, बात कीजिए, पूछिए। जी, आपके भाई का नाम अनवार, 20 सितंबर 1987, शादी कब होगी और ये बाहर जाना चाहते हैं? अच्छा, मुझे जो समझ आई है, अनवार आपने अपने भाई का नाम बताया है, 3 दिसंबर। 20 सितंबर 20 सितंबर। अच्छा जी, 20 सितंबर 1983। 87। अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू सो मच आयशा, आपने हमें कॉल की। अच्छा उनसा, ये आयशा ने जो अभी अपने भाई के हवाले से क्वेश्चन पूछा है, उनका बताइए क्या फ्यूचर है, शादी कब होगी, और बाहर वो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, उसका क्या फ्यूचर है उनका? अच्छा, मैंने इससे पहले जो कॉलर थी रिदा, उनका मैंने कार्ड्स निकाले हैं। अगर आप जी आप तो रिदा, बिल्कुल रिदा का हमारे साथ मामला शेयर कर लीजिए। जी, उनके हस्बैंड के। जी ये लड़ाई झगड़े वाकई वो कह रही हैं काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। तकरीबन शादी के कुछ अरसे बाद ही इनके लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। 5 ऑफ वॉन्ड्स आए, ये लड़ाई झगड़े और कन्फ्यूजन्स का कार्ड है। ठीक है। और उसके बाद भी जो है सेकंड कार्ड भी इतना अच्छा नहीं आया, 10 ऑफ सोर्ड है, बिल्कुल डिस्टेंट हो जाती है, नाउमीद हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा मामलात जो हैं वो इन दोनों के दरमियान इश्यूज़ हो जाते हैं। मुझे जो इशू नज़र आ रहा है, वाकई इनके ससुराल में बहुत ज़्यादा जेलसी है, बहुत हसद है। और कोई लेडी मुझे नज़र आई, कोई औरत है, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है और वो ये क्रिएट कर रही है इशू। अब बेहतर उनको पता होगा क्या इश्यूज़ हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा, कोई डिवोर्स या कोई सेपरेशन इन दोनों के दरमियान नहीं नज़र आ रही। बस इनके जो हस्बैंड हैं वो गुस्से के तेज़ हैं, वो ज़्यादा जल्दी अपने घर वालों की बातों में आ जाते हैं। तो इसके लिए उनका गुस्सा ठीक करने के लिए या वदूदो पढ़ें वो, और पानी पे दम करके या चीनी पे दम करके अपने शौहर को खिलाएं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। वैसे कानों के कच्चे जो मर्द होते हैं ना, बड़ी ख़राब होते हैं, कोई भी कुछ कह दे वो उसी तरफ लग जाते हैं। उनकी लाइफ एडजस्टमेंट, जैसा मैं मर्दों को कह रही हूँ, आप तो नहीं कानों के कच्चे मेरे का पूछ लूँगी, आप ही ना कानों के कच्चे हो। जिंदगी पुरसकून तो ही बनती है जब लाइफ पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग हो, वरना तो जिंदगी तो बिल्कुल। और मशवरा जो है ना अपनी बेगम के साथ करें, और बेगम अपने हस्बैंड के साथ मशवरे करें। रिदा के बारे में मैं ये एक चीज कमेंट करना चाहूँगा। हाँ, रिदा के साथ साथ आपने आयशा से मुतालिक भी हमें बताना, जो अपने भाई से बारे बात करते हैं। आयशा के जो है वो तो अभी इस साल फिलहाल ना बाहर जाने की कोशिश भी ना, तो उसमें ऐसा हो सकता है उनके साथ धोखा भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पैसा उनका डूब सकता है। फिलहाल इस साल उनका बाहर जाने का कतई तौर पर चांस नहीं है, और इस चीज़ का सोचें भी ना। और ठीक है, और उसका इकराम का और रिदा का, इनका दोनों का तकरीबन, इस खातून का और इस भाई का मिजाज तकरीबन एक जैसा ही है। अच्छा, तीखे हैं दोनों, तकरीबन एक जैसा है। लेकिन इनकी ज़िंदगी गुजर जाएगी, ताल्लुक इनका सलामत रहेगा ताहयात। का क्या करना चाहिए साहब? नहीं, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर एक बंदा यानी कि मौजू बदलना चाहिए। अगर एक देखते हैं कि हस्बैंड को गुस्सा आ रहा है तो एक थोड़े वक्ती तौर के लिए, अगर वक्ती तौर पर दोनों ही लड़ने के मूड में हो, दोनों ही एग्रेसिव हों, तो वहाँ पर इनका यही सिस्टम नज़र आ रहा है मुझे कि दोनों का मिजाज एक है, ये मसला है। तो यानी कि दोनों एक वक्त में ही दोनों को गुस्सा आता है। अच्छा, जाने से पहले ये भी आयशा ने अपने भाई की शादी का भी पूछा था। आयशा के भाई की शादी 2020 में, 2000, यानी कि इस साल ना तो वो शादी के लिए बार बार घर वालों को प्रेशर दें कि भाई मेरी शादी कर दो, और ना ही इस साल बाहर जाने की कोशिश करें। फ्रॉड हो सकता है, नुकसान हो सकता है, और नुकसान अगर हो गया तो फिर वो लेने के देने आपको पता पड़ जाते हैं। और जब मियाँ बीवी के रिश्ते की हम बात करते हैं तो ये रिश्ता ही कॉम्प्रोमाइज़ का होता है। मेरी बहुत सारी बहनें परेशान होती हैं, बहुत सारे आदमी भी परेशान होते हैं कि यार हमारी बीवी बड़ी तीखी मिजाज की है। औरतें कहती हैं हमारा मर्द बड़ा कानों का कच्चा है, वो उसको कोई भी आके बात लगा देता है, वो समझ लेता है, यकीन कर
कर लेता है। तो ये समझिए जब हम रिश्ता जोड़ते हैं तो ये सिर्फ कॉम्प्रोमाइजिंग का रिश्ता होता है। अगर एक बंदा मिजाज का थोड़ा सख्त है, आप थोड़े धीमे हो जाओ। अगर आपको लगता है आपके साथ ज्यादती हो रही है तो प्यार मोहब्बत से उसको समझाने की, एहसास दिलाने की कोशिश करो। ये जो गाड़ी है ना, ये 2 पहियों पे इसी तरह से चलती है। इसका ये नहीं चल सकता कि आप बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएं, दूसरा बंदा बहुत नीचे चला जाए। मिल बांट के बराबरी की बुनियाद पर ही ये रिश्ता चल सकता है। थैंक यू सो मच सैयद अली ज़ैदी साहब, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया उनसा आपका भी कि आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए अपना वक्त निकाला। अभी हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान में जब इस ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिन पर बात करना बेहद ज़रूरी है। वो मामलात क्या है ये तो आपको एक ब्रेक के बाद ही पता चलेगा। हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जब हम फिटनेस की बात करते हैं, फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं या फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी समझ से ऊपर जाना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि हम डेली वॉक करते हैं, हम लोग एक्सरसाइज को भी अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाते हैं, मगर उसके बावजूद आपके जिस्म के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो बल्कि से रहते हैं, या आप कह सकते हैं कि वो आपकी बॉडी से बिल्कुल अलग नज़र आ रहे होते हैं या कुछ डी शेप नज़र आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं उनके बाजू बिल्कुल पतले होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ऊपर जाते हैं तो वो बहुत ही मोटे मोटे से बाजू होते हैं। कुछ लोग हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पर, जिनके बैक साइड बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। कुछ ख़वातीन हैं जो मुकम्मल ठीक होती हैं मगर उनकी टांगें बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं। इस सारी सिचुएशन में जब आप बहुत सारी एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, ये चीज़ें क्यों नहीं सही हो पाती और जो आपके जिस्म के कुछ हिस्से आपकी बॉडी से बिल्कुल अलग नज़र आते हैं, मोटे हो जाते हैं, उनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है या वहाँ का फैट किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में बड़े ही अच्छे इंपॉर्टेंट से गेस्ट मौजूद हैं एज इट इज़। जैसे हमारे साथ फिटनेस के ऊपर हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट होते हैं रहमान अब्बास। थैंक यू सो मच रहमान, आपने हमें अगेन ज्वाइन किया। इसके साथ साथ योगा एक्सपर्ट है रुखसाना महमूद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका रुखसाना साहब, आप तशरीफ लेके आई। मगर सेंटर में आपको बड़ा ही क्यूट और प्यारा सा बच्चा नजर आ रहा होगा, ये है फहद शहजाद। ये योगा बॉय हैं और ये इंस्पिरेशन बनेंगे बड़ों की भी मगर इसके साथ साथ बच्चों की भी, और हमें योगा की मुख्तलिफ स्किल्स भी दिखाएंगे कि किस तरह से योगा किया जा सकता है और जिस्म को किस तरह से फिट रखा जा सकता है। अच्छा, सबसे पहले रहमान आपसे स्टार्ट लेते हैं। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम में भी आते हैं, हमें पार्क्स में भी नज़र आते हैं, जॉगिंग करते हुए नज़र आते हैं, मुकम्मल स्मार्ट होते हैं, या तो उनके हिप बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं या उनकी टांगें बहुत ज़्यादा या उनकी थाइज बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं। उसकी वजह क्या होती है कि जिसम का एक ख़ास हिस्सा मोटा हो जाता है? इसको तो हम कहते हैं जगह जगह टायर होना, टायर्स बन जाते हैं। और इसकी जो बेसिक जो वजह है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाती है, स्ट्रेसटोन लेवल उसमें फ़र्क आना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब आप ऐसा फूड खाना शुरू कर देते हो, फिर वो जगह जगह ना, इसको आप कह लें अनयूजुअल फैट, एबनॉर्मल फैट या स्टबर्न, जिसको नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वर्ड। और नॉर्मली देखा गया है जो आपके ट्राइसेप एरिया फीमेल्स में यूँ फ्लैबी टाइप होते हैं, उसके बाद टायर्स यहाँ आपको नज़र आएंगे यहाँ बैक पे यहाँ पे टायर नजर आएगा जो नॉर्मली देखा जाता है, नजर आता है। अच्छे खासे स्मार्ट लेडीज के नजर आता है आपको। सब कुछ ठीक होता है, लेकिन यहाँ पे टायर नजर आएगा या यहाँ पे टायर नजर आएगा। मे बी लोअर बेली ना हो लेकिन साइड पे टायर्स होगा या बैक पे टायर होगा। सो इसकी जो बेसिक वजह ये है कि या तो आप किसी बीमार हुए या उसकी वजह उसके बाद आपने डाइट बैलेंस नहीं, तो उसके बाद जो है ना हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाती है। लेकिन इसमें 2 चीज़ें हैं, वेट लॉस और फैट लॉस, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें। अच्छा, लोग समझते हमने वेट अपना लॉस किया तो वो, लेकिन उसमें नॉर्मली उसमें कुछ भी नहीं अपना आप देखते, सिर्फ ये देखते हैं कि मैंने इतने केजी कम कर लिया। हाँ। उसमें अपना कितना मसल आपका गिर गया, ठीक है, आपको कितनी प्रॉब्लम्स हुई, डाइट कितनी बैलेंस में की, ये चीज़ें सभी इग्नोर होती हैं। हाँ। और यही वजह है उसके बाद जो ना हमें मोस्टली प्रॉब्लम्स आती हैं। बेसिक जो एग्जैक्ट फार्मूला है वो है फैट लॉस का। अच्छा, वेट लॉस नहीं। हाँ। क्योंकि उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन गाइडेंस के साथ हमें पता हो कि किस मसल से कितनी हमने फैट उड़ानी है और क्यों उड़ानी है। अब एक्सरसाइज हम कर रहे हैं लोअर बेली की, लेकिन फैट हमें यहाँ पे है, बैक पे है, तो इसलिए एग्जैक्ट एक्सरसाइज होनी चाहिए किस मसल्स के लिए। और स्टबर्न फैट के लिए आपको कार्डियो एक्सरसाइज करनी पड़ती है, कार्डियो नहीं, कार्डियो एक्सरसाइज। हाँ। और ये डिफरेंट है टोटल। अच्छा, लोग इसको भी एक ही चीज़ समझते हैं कि बस ये एक ही चीज़ है। यही नॉलेज है ना कि हम मुशक्कत, मैं नॉर्मली कहता हूँ कि मोस्टली जो लोग हैं पूछते नहीं या उन्हें नॉलेज नहीं होता, तो अगर कहते हैं कि हम 2 घंटे एक्सरसाइज किए, लेकिन वो मुशक्कत है। हाँ। मैं उसको स्ट्रगल कहता हूँ।
एग्जैक्ट एक्सरसाइज की हो ना 30 मिनट, आपको आफ्टर 1 वीक आपको रिजल्ट मिल जाए। अच्छा, ये एक्सरसाइज की तो चलिए, ये तो होता है कि हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं रुखसाना, पता होता है कि हमारी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, फैट हमारा बड़ा निकल रहा है, मगर जब योगा की बात करते हैं तो ख़वातीन के एक नॉर्मल जो एक मिथ है, जो उनके दिमाग में समाई होती है, वो ये होती है हम तो बैठ जाती हैं, उसमें क्या होगा? एक्चुअली आई टोटली एग्री विद रहमान साहब कि हमें एक्चुअली अभी नॉलेज ही नहीं है फिटनेस का, हम शॉर्टकट्स अभी यूज़ कर रहे हैं, हम हेल्थ को और फिटनेस को एज ए लाइफस्टाइल नहीं ले रहे हैं। हाँ, योगा के बारे में सबसे बड़ी लाइफस्टाइल में हमारे बड़े ब्रांड्स हैं ना फास्ट फूड के, हम वो लेते हैं वो हमारा लाइफस्टाइल होता है। एक्चुअली योगा के बारे में सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि इट्स अ वेरी फ्रिजाइल एक्सरसाइज, यू आर जस्ट सिटिंग, ब्रीदिंग, मेडिटेशन, बट योगा में बहुत ज़्यादा टफ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेज भी हैं जो बेसिकली पावर योगा की फॉर्म में आती है। मैं चूँकि हाथा योगा की प्रैक्टिशनर हूँ, विन्यासा योगा की प्रैक्टिशनर हूँ, इसमें बेसिकली हम योगा को एज ए लाइफस्टाइल इंट्रोड्यूस करवाते हैं। योगा जो आप मीडिया में और डिफरेंट कल्चर में देते हैं कि ओवर द मैट हो रहा होता है, डिफरेंट स्ट्रेचेस हो रहे होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज, दिस इज वन पार्ट ऑफ योगा। सो दे आर बेसिकली 8 चैप्टर्स ऑफ योगा जिनको हमें फॉलो करना पड़ते हैं, एंड दीज पोस्चर्स एंड आसनास आर ओनली 1 चैप्टर ऑफ दैट योगा। हम जो स्टार्ट करवाते हैं, हम लाइफस्टाइल से स्टार्ट करवाते हैं। आपके स्लीप साइकिल्स क्या होंगे, आपके ईटिंग पैटर्न क्या होंगे, और उसके अलावा नॉट एवरी एक्सरसाइज इज़ फॉर एवरीवन, और ड्यूरेशन बताते हैं। और ये जो डिसप्रपोर्शनेट बॉडी है, सबसे पहले तो ये है कि हम वेट मैनेजमेंट या वेट लॉस करते हैं तो वेट होता ही क्यों है? ऑब्वियसली वो पुअर लाइफस्टाइल की वजह से होता है, पुअर ईटिंग हैबिट्स की वजह से होता है। दे आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ फैट्स जो कि हार्मोन से रिलेटेड है, जिसमें एड्रिनल फैट आती है, जो हमारी जो है फ्लैबी, जो हमारा बहुत ज़्यादा लोअर टमी जो है वो टुवर्ड्स लेग्स जो है वो फॉल कर रहा होता है, ठीक है, ख़वातीन में सबसे ज़्यादा नज़र आता है। एग्जैक्टली। देन उसके बाद आते हैं थायराइड का। थायराइड में ये है कि आपका ओवरऑल प्रोट्रूडिंग टमी होता है, अपर एब्डोमिनल भी एंड लोअर एब्डोमिनल भी। देन कम्स अ पॉट शेप बॉडी, वो बेसिकली फीमेल्स में बहुत ज़्यादा हो कि जिसमें सिर्फ जो है आपका जो है मिडल एरिया ऑफ बॉडी जो है वो स्वेल्ड होता है, लेकिन आपकी जो आर्म्स हैं और जो लेग्स हैं दे आर थिन। देन कम्स अदर इशू जो लिवर से रिलेटेड हैं, उसमें ये है कि आपकी लिवर और ओवरी आपके ऑस्ट्रोजन से हार्मोन से रिलेटेड है, कि जिसमें आपकी जो है हिप्स जो हैं बहुत हैवी हो जाती हैं, आपकी थाइज हैवी हो जाती हैं। तो योगा में बेसिकली जो एक्सरसाइजेस हैं वो एग्जैक्टली आपके मसल को भी सब कॉर्टिकल लेवल पर तो करती हैं, लेकिन वो आपके वेस्ट्रल मसल को भी करती हैं, जो बहुत डीप, जो बहुत स्टबन फैट होती है, मसल्स होते हैं, उसको भी करती हैं, क्योंकि इसमें आप पोस्चर को मेंटेन करते हो। उस मेंटेनेंस की वजह से जो है वो जो प्रेशर है वो आपके जो है सबसे डीप मसल्स पे भी बिल्डअप होता है। ओके, ठीक है। योगा वॉक्स भी जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। अच्छा, मोस्टली क्वेश्चंस लोग जो ये पूछते हैं योगा से रिलेटेड कि जिम वर्सेस योगा, हाँ, मतलब उसमें तो कहते हैं जी जिम में आपको बड़ी एक्टिविटी नजर आती है। Exactly. नहीं, मैं दोनों के हक में हूँ, दोनों के हक में हूँ, और मेरी फैमिली में सबसे ज्यादा जो लोग हैं इंस्पिरेशन लेते हैं वो वहाँ से एग्जैक्टली लेते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जिम जो है वो बहुत इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं। जिम इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं। ओवरऑल जो कल्चर भी है फिटनेस का वो जिम ने ही जो है इनिशिएट किया है। योगा तो हमारे कल्चर में अब इन हुआ है। आई ऑलवेज से कि आप जिम भी करें, आप कार्डियो एक्सरसाइजेस करें, जो भी करें, लेकिन आप साथ साथ 20 मिनट्स का योगा भी करें, क्योंकि योगा जो है वो आपके उन कॉजेज़ पे काम कर रहा है। अगर स्ट्रेस की वजह से आपको बेली फैट है, स्ट्रेस की वजह से आपको जो है शोल्डर क्रैम्प्स या मस्कुलर क्रैम्प्स हैं, तो वो योगा रिलीव करेगा। सही है। तो जिन इश्यूज़ की वजह से आपका वेट गेन हो रहा है या फैट गेन हो रही है, योगा उन इश्यूज़ को भी रिजॉल्व करे। ठीक है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। रहमान से भी जानने की कोशिश करते हैं, तो रहमान आपसे एक्सरसाइज के हवाले से भी जानते हैं, और ये हमारे साथ जो क्यूट सा बच्चा बैठा हुआ है इससे भी हल्की फुल्की बात करते हैं। आप चलिए उस तरफ। अच्छा फहद, मुझे ये बताएं, योगा तो बड़े नहीं करते, आप योगा करते हो? जी। क्यों करते हो? क्योंकि योगा करने से हम फिट भी रहते होते हैं। आप तो वैसे ही बड़े स्लिम स्मार्ट से फिट से ही हो, क्यों करते हो? जी, उससे अच्छा लगता है करना? जी। कितना टाइम हो गया है? हाफ। अच्छा, यानी कि आप अभी हमें एक्सरसाइजेस भी करके दिखाओगे योगा के हवाले से क्या क्या होती हैं, तो हम फाज से भी जानेंगे, मगर अभी रहमान की तरफ चलते हैं। अच्छा रहमान, देखें ख़वातीन बहुत ज़्यादा नाराज़ होती हैं कि हम सिर्फ ख़वातीन के फैट के ऊपर बात करते हैं, मर्द भी मोटे होते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, आप ज़रा आज मुझे मर्दों से शुरू करके बताएं कि मर्दों के कौन कौन से जिस्म के पार्ट सबसे ज़्यादा हमें मोटे नज़र आते हैं, और आपको जिम में कौन से ऐसे मर्द सबसे ज़्यादा नज़र आते हैं?
ये वाले जिन्होंने पेट पे 2-2 बोरियां बांधी हुई होती है। अच्छा, इसमें ना दिखाया हमें इसके डिफरेंट पोर्शंस हैं। नॉर्मली हम जाते हैं जिम में, देखते हैं कि ऐप वर्कआउट करते रहते हैं, लेकिन उसमें उन्हें ये नहीं मालूम कि ऐप्स के 4 पोर्शंस हैं। अच्छा। अब वो अपर का अगर फैट आ रही है तो लोअर लगा रहे हैं, लोअर की अगर फैट है तो अपर लगा। तो मुझे ये बताएं, जिसने बोरी जिसकी ऐसे हो वो क्या करेगा, बताएं मुझे। वो सबसे पहले 15 मिनट रनिंग करे। अगर रनिंग नहीं कर सकता तो जॉग करे। जॉग के बाद ऑटोमेटिकली स्टेमिना बिल्डअप हो जाता है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करे, वो है योगा, ताकि मसल आपके फ्लेक्सिबल हो। मूवमेंट तो आपकी हो नहीं सकती एकदम, तो उस मूवमेंट को जो है ना रेगुलेट करने के लिए आपको वो करना पड़ेगा। फिर आप एक्सरसाइज की तरफ आए, और वो एक्सरसाइज जो कार्डियो एक्सरसाइज है, मींस एक टाइम पे 2 मसल की मूवमेंट आपकी बनेगी। वन एक्सरसाइज में नॉर्मली फॉर एग्जांपल कोई एक एक्सरसाइज एक मसल की हम लगाते हैं, लेकिन कार्डियो एक्सरसाइज में फॉर एग्जांपल हमने करना है 2 मूवमेंट होंगे, 2 मसल रिपीट होंगे, कंपाउंड मसल एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज में बताता हूँ, डाउन डंबल्स नहीं तो बॉटल्स ले सकते हैं। नॉर्मली आपने छोटे डंबल लेने, डाउन नॉर्मली, देन अप और डंबल्स स्क्वीज करने। इस तरह आपने इसको आप बार के साथ भी कर सकते हैं, डंबल के साथ भी कर सकते हैं। इस मूवमेंट को अभी मैंने स्लो किया, लेकिन फास्ट आपने करना है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 2-3 डेज के बाद 1 2 3 4 रिपीट 1 2 3 4। इस मूवमेंट को आपने करना है। ये है कार्डियो एक्सरसाइज। अच्छा। इसमें डबल ट्रिपल आगे इंटेंस वर्कआउट होता है, लेकिन ये एक्सरसाइज कि कितने 3 टाइम्स आपको करनी चाहिए? 3 टाइम्स, मिनिमम 3 टाइम्स है। वैसे 4 सेट्स होते हैं, 3 टाइम्स करने। 15 रैप्स आपके होने चाहिए। अच्छा, एक टाइम में आपके 15 रैप्स होने चाहिए। और डंबल आपने पहले सबसे पहले ना कम लेने हैं, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लेना, हीरो नहीं बनना एकदम, क्योंकि बैक पे प्रेशर आता है। अच्छा, और आपको मूवमेंट का भी ये भी बड़ी है लोगों में होती है कि भाई जिम जा रहे ना, हफ्ते बाद मुझे रहमान जैसा नजर आना चाहिए। ये भी होता है, ये क्यों है? अच्छा, पहली बात तो ये बहुत गलत है कि हैवी वेट उठाने से वेट कम हो जाता है। एग्जैक्ट एंगल, एक्यूरेसी चाहिए हमें। किस मसल की एक्सरसाइज हम लगा रहे हैं, मुझे पता हो कि मैं बैक की लगा रहा हूँ, मुझे पता हो कि शोल्डर की लगा रहा हूँ। वो आप अपने पास जो कोच है या ट्रेनर है, आप उससे पूछे कि मुझे किस मसल की लगानी है, क्यों लगा। अब रॉन्ग में लगाता जाऊँ, चाहे मैं 100 रैप्स लगा लूँ, कोई फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा नहीं। मे बी आपको मसल स्टिफ हो जाए, पेन निकल आए। एग्जैक्ट एंगल से लगाएंगे, आफ्टर 1 वीक आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा कि मैं कर। अच्छा, ये तो मर्दों की तो हो गई। अच्छा रुखसाना, हम खवातीन के देखते हैं, माजरत के साथ जो खवातीन मुझे देख रही हैं इस वक्त, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, उनके फ़ायदे की बात करने जा रही हूँ मैं, जिनके हिप बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, वो योगा से किस तरह से फ़ायदा उठा सकती हैं? कोई ऐसी एक्सरसाइजेस मौजूद हैं? कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज हैं, जिस तरह सर ने बताया कि पहले हम योगा में भी पहले वार्म अप एक्सरसाइज होते हैं, जिसमें कुछ सेट्स हैं, सूर्य नमस्कार या सन सैल्यूटेशन है, उसको एज ए हम वार्म अप एक्सरसाइज यूज करते हैं। एक्टिविटी दिखा सकते हैं? बिल्कुल, हम सन सैल्यूटेशन दिखाते हैं। प्लीज, फहद इज वेरी गुड इन प्रैक्टिसिंग सन सैल्यूटेशन। ये सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार जो है वो हाथा योगा की एक फॉर्म है, जिसमें जो है आपकी ओवरऑल बॉडी इन्वॉल्व होती है। अगर आप इसको विद ब्रीदिंग स्लो पैटर्न में कर रहे हैं तो ये आपको ना सिर्फ स्ट्रेस को रिड्यूस करे, बल्कि आपकी बॉडी में ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी भी करे। अगर आप इसको टर्बो मोड में करते हैं तो ये आपको वेट रिडक्शन देगा। अच्छा, थोड़े से इंस्ट्रक्शंस दें फहद को कि किस तरह से करेंगे। सूर्य नमस्कार आप सिंगल सेट करके दिखाएं। स्टार्ट विद प्रेयर पोज। स्प्रेड योर लेग्स, इनहेल, गो अप, गो बैक, exhale, try to touch your toes. Inhale, exhale, sitting half moon pose. Go back. अच्छा, खवातीन के लिए Inhale, exhale, downward dog pose. Fire breathing. Cobra pose. Inhale, go up. Hold. Exhale, go down. Inhale, go into downward dog pose. Fire breathing. Inhale, exhale, sitting half moon pose with alternative leg. Hold. Forward bending. Head down. Inhale, go up. जैसे ये फर्स्ट सेट है इसका, एक्सेल, और इसी तरह से सूर्य नमस्कार जो है वो 6 एक्सरसाइजेस का सेट है। वही हम फॉरवर्ड में करते हैं, वही बैकवर्ड में करते हैं।
जो लोग ये पोजेस नहीं कर सकते, एक्चुअली योगा में ऑल्टरनेटिव पोजेस बहुत ज़्यादा हैं जिनसे सिटिंग हाफ मून पोज इस पोर्शन में नहीं होता, उनका ऑल्टरनेटिव है। तो वी ऑलवेज सी इन द फर्स्ट सेशन कि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। सो आई ऑलवेज से टू माई पार्टिसिपेंट एंड स्टूडेंट, डोंट फॉलो मी, फॉलो टू योर बॉडी, लिसन टू योर बॉडी। डेफिनेटली आपकी तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है जो अभी स्टार्ट है, उनका नहीं हो सकेगा। So these are the ideal poses, but those people who have some sciatica issue, have some abdominal issue और body structure का issue है, they can practice alternative poses which are very easy. ठीक है, वो उनको आप उसी तरह से इंस्ट्रक्शंस देती रहती हैं। अच्छा रहमान, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि ये जो एक्सरसाइज है, ये योगा एक्सरसाइज है, जिनकी बैक स्टिफ होती है, बैक में पेन है, वो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा, उनके लिए भी बड़ी फायदेमंद है। बैक अगर स्टिफ है, बैठने की वजह से स्टिफ है, तो वो ये एक्सरसाइज करते हैं। ये वाओ, जबरदस्त एक्सरसाइज है और बहुत Because your overall body health is reside on your spinal flexibility. आपकी रीढ़ की हड्डी जितनी फ्लेक्सिबल होगी, जितनी स्ट्रेच होगी, उतनी अच्छी मस्कुलर स्ट्रेंथ होगी। बिल्कुल। अच्छा रहमान, जो एक कॉमन मसला हमें नजर आता है, जैसे लड़कियां भी बहुत फिट होती हैं, लड़के भी कई बहुत मर्द हज़रात फिट होते हैं, मगर जिनको आप लव हैंडल्स कहते हैं या साइड्स निकली हुई होती हैं, वो क्यों होती हैं? ये दोनों के लिए आपने एक्सरसाइज बतानी है, क्योंकि वो इतना बुरा आपका बॉडी पॉस्चर लग रहा होता है। आपने बहुत ही खूबसूरत कपड़ा पहना हो, लिबास अच्छा पहना हो, मगर पीछे से देखने से ऐसे लगता है कोई बिगड़ी हुई चीज़ ही आगे जा रही है। अच्छा, पहली बात तो ये कि हमें मालूम हो कि ओब्लिक्स मसल्स, लव हैंडल्स, बैक फैट है क्या। हाँ, ये चीज़। अब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं फिट हूँ, लेकिन मेरे टायर्स नहीं जा रहे। ये टायर्स यहाँ पे निकले हुए होते हैं बाकायदा। तो तभी हम ना डार्क टी शर्ट यूज करते हैं ताकि वो टायर नजर ना आए, या थोड़ी सी ना यहाँ से लूज करा लेते हैं। यहाँ पे लूज तो उसके लिए हमें मालूम हो कि हमने एक्सरसाइज कौन सी करनी है। लव हैंडल्स है क्या, ओब्लिक्स मसल्स है क्या, रिब्स एरिया में कौन सी हमने ट्रेनिंग करनी है। उसके लिए ठीक है फहद, आप इधर आए प्लीज। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने करनी है। अच्छा, बैक पे अगर फैट हो तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने बताई है डेड लिफ्ट, इसको डेड लिफ्ट कहते हैं, लाइट वेट से आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए फेस कंसंट्रेशन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। डाउन, देन अप, चेस्ट अप करनी है, देन डाउन, अप। इसको स्लो मोशन में करना है, कंसंट्रेशन हो आपकी मसल पे, बैक फैट, लव हैंडल्स, टायर्स, ये तीनों डिफरेंट चीज़ें। ये है बैक फैट के लिए, जो बैक पे जब आप बैठते हैं तो पीछे से बार बार शर्ट ठीक करते हैं। उसके बाद लव हैंडल्स, कंसंट्रेशन, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। 500 रैप्स लगा ले, कंसंट्रेशन नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। एक्सरसाइज आपने करनी है, डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं। आर्म स्ट्रेट, इसको बार के साथ भी हम कर सकते हैं, आर्म स्ट्रेट। देन रिब्स आपकी टाइट हो, ब्रीथ सर्कुलेशन आपकी चेस्ट लेवल तक हो, बहुत आपने रिलैक्स होकर ब्रीथ नहीं लेना। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, इसके मैं बता देता हूँ। इन, स्टिफ आपके रिब्स है, देन टर्न, मूवमेंट आपने करनी है, राइट टू लेफ्ट आपने करना है, देन ये आपके अंडर आर्म, रिब्स एरिया और लव हैंडल्स पे अफेक्ट करेगा। अच्छा, ये जो साइड पे खवातीन के यहाँ पे फैट होता है, इसका हाँ, ये भी खत्म हो जाता है इससे? नो, इसके लिए इसका बता दें जरा, इसका भी जरूरी है। इसकी डिफरेंट एक्सरसाइजेज है। नॉर्मली डाउन पोजीशन में, देन आप बॉटल्स ले सकते हैं, इसको आप साइड रेस में आपने डंबल करना है, बॉटल्स करना है। बैक आपकी कर्व शेप में ना हो, स्टिफ हो, कंसंट्रेशन हो, और शोल्डर लेवल पे आपने डंबल रखे, देन स्ट्रेट, इसको लाइक अ फ्लाई मूवमेंट आपने करनी है। और ये डायरेक्ट मसल के लिए है, बैक के लिए, स्कैपुला बोन के लिए, यहाँ पे जो टायर बनता है छोटा सा, ये उसके लिए। अच्छा, ये उसके लिए हो जाता है। अच्छा, इस तरह से नहीं होता, बहुत सारी खवातीन कहती हैं इस तरह से वेट उठाने से मसल्स निकल आते हैं, ये वाला हिस्सा भी काफी लड़कियों का हैवी होता है। इस वाला हिस्सा लाइट आपने वेट लेना, अगर नहीं करना, इसका भी कुछ बता दें। ये बाजुओं का जो हिस्सा बहुत ज्यादा हैवी होता है लड़कियों का, नीचे से बिल्कुल स्लिम होते हैं, ऊपर से बहुत मोटे हो जाते हैं। यस, फ्लैबी आर्म्स, तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि फुल बाजू टी शर्ट पहने या शर्ट पहने, ताकि हमारे वो बाजू नजर ना आए। हाँ, डंबल्स से करना है, नहीं तो हम पुशअप्स भी लगा सकते हैं। इसकी मूवमेंट आपको मैं यूँ बताता हूँ। डंबल्स पोजीशन, नॉर्मली आप बॉटल वेट भी ले सकते हैं। अपर बाजू को, बाइसेप एरिया को आपने स्टिफ रखना है। आपका फोर आर्म सिर्फ मूवमेंट करे, देन स्टिफ, नॉर्मली, देन स्टिफ। डायरेक्ट आपके फ्लैबी आर्म ट्राइसेप एरिया पे अफेक्ट करेगा। इसकी मूवमेंट आपने करनी है। 15 to 20 रैप्स आपने लगाने हैं। अपर एरिया, ये नहीं करना कि आपने यूँ आप फ्लाई कर रहे हो, बार बार घूम रहे हो। अपर बाइसेप को आपने फिक्स करके, देन ठीक, स्टिफ 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 करना है। कंसंट्रेशन आपकी
ट्राइसेप एरिया में। बिल्कुल, और आपका जो ऊपर का पोर्शन है बिल्कुल ये स्टिक होना Exactly चाहिए, इसी इसको मसल के आपने लिए। लूज नहीं छोड़ना, बस नीचे वाले पोर्शन के साथ आपने इसको थोड़ा सा हेल्प आउट करना है। थैंक यू सो मच रहमान, आप यहाँ पर तशरीफ लेकर आए। फहद आपका भी बहुत शुक्रिया, रुखसाना साहबा आपका भी बहुत शुक्रिया, और वकास मखदूम और उनके साथी भी हमारे साथ मौजूद है सुबह सवेरे पाकिस्तान में। अभी हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे और भी बहुत सारी अहम चीजें हैं जिनको डिस्कस करना सुबह सवेरे पाकिस्तान में बेहद जरूरी है। वो अहम चीजें क्या है वो एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। इस लम्हे क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो उससे जुड़े बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको रद्द नहीं किया जा सकता। जैसे हमने सुबह सवेरे के पाकिस्तान के आगाज़ पर भी बात की थी, फेस ऐप से मुतालिक जिसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि आपकी पूरी चीज़ें लीक हो रही हैं, आपकी पूरी गैलरी लीक हो जाती है और पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी वहाँ तक ट्रांसफ़र हो जाती है। मगर इसके साथ साथ जिनकी तरफ से ये ऐप बनाई गई है, चाहे उन्होंने इस चीज़ को रद्द भी किया, उनकी तरफ से कहना है कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, प्राइवेसी को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया गया और एज इट उसी तरह से रखा गया है कि जिस तरह से गैलरी के ऊपर आप रख सकते हैं अपनी चीज़ों को प्राइवेट। मगर अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे जब हम देखते हैं तो लोगों के हमें कई चेहरे नज़र भी आते हैं, जैसे हकीकी ज़िंदगी में वो कुछ और होते हैं, और मगर जब हम सोशल मीडिया पे उनको देखते हैं या कुछ अकाउंट्स उनके देखते हैं तो वो बिल्कुल हमें डिफरेंट नज़र आते हैं। कुछ लोगों के बात करने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, मगर जब हम रियल ज़िंदगी में उनसे मिलते तो हम परेशान हो जाते हैं कि हमने जिस शख्स के साथ दोस्ती की थी या जिस शख्स से हमने बात की थी वो तो ये सामने वाला शख्स है ही नहीं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि लोग ये नमूदो नुमाइश करते हैं, फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं या फिर सोशल मीडिया का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अपनी शख्सियत को छुपा लेते हैं। उसकी क्या वजह होती है और ये तरीक़ेकार क्या सही होता है, गलत होता है, इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हारिस अवान साहब मौजूद हैं स्टूडियो में। थैंक यू सो मच हारिस, आपने हमें ज्वाइन किया। ये वीडियो ब्लॉगर हैं, इसके साथ साथ सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, इनसे मुख्तलिफ चीज़ों पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ माहिर नफ्सियात भी इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं, डॉक्टर वजीहा ज़फ़र, उनको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अभी हम हारिस जिस मामले पर बात करने जा रहे हैं, यकीनी तौर पे लोगों के लिए, लोगों को लगता है कि हम बड़े करीब आ गए हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं और हमारे लिए सोशल मीडिया तक रसाई आसान है, लोगों के साथ, दूर दराज के इलाकों के साथ, मुल्कों के साथ रसाई बड़ी आसान हो गई है। मगर क्या हमारा सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने का तरीका दुरुस्त है? देखें, कोई भी अगर कोई चीज़ होती है ना तो उसके फ़ायदे भी होते हैं, उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो ये हम पे होता है कि हम उस चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया अकाउंट्स बना के पैसे कमा रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन बहुत सारी मतलब इमेच्योर लोग कह लें उनको या इस तरह के भी हैं जो इससे फ़ायदा नहीं उठा रहे बल्कि ड्रॉबैक्स इसके यूज़ कर रहे हैं। मतलब किसी से फजूल बातें कर ली और जिस तरह आप कह रहे हैं कि मतलब चेंज होते हैं वो रियल लाइफ में, बिल्कुल मुख्तलिफ होती है उनके। वो अब आजकल की बहुत ज़्यादा ऐप्स भी ऐसी आ गई हैं जो आपके फेस को बदल देती हैं। अगर आजकल बुरी पिक्चर किसी की भी नहीं आती, फिल्टर आपके फेस को बदल देता है और जो आप चैट कर रहे होते हैं वो आपकी शख्सियत ही डिफरेंट दिखा रही होती है कि हाँ, बंदा कुछ और। वो आप पे आपने कैसे शो कराना है, आप शोखियाँ मार लें, किसी की गाड़ी में बैठ के पिक्चर खींच लें कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, या अपनी पिक्चर खींच लें, बस उस पर एक दफ़ा स्वाइप लेफ्ट करना है और आप प्यारे हो जाएंगे। अच्छा सा फिल्टर लग जाएगा। तो ये इंसान पे होता है कि वो अपने आप को कैसा दिखाना चाहता है, पता नहीं वो क्यों करते हैं ऐसा। लेकिन ऐप्स भी ऐसी आ गई हैं, अब कौन चाहेगा कि वो बुरा लगे। अब वो अपनी पिक्चर खींचेगा, अगर बुरी आई है तो वो स्वाइप लेफ्ट करेगा, उस पर अच्छा सा फिल्टर लग जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो अच्छी पिक्चर ही अपलोड करेगा। तो इस तरह बहुत से लोग ऐसे हैं जो फिल्टर्स यूज़ करते हैं। लड़कियां खास तौर पे ज़्यादा यूज़ करती हैं, लड़के थोड़े कम करते हैं। हाँ, लड़के थोड़े और अपने हिसाब के यूज़ करते होंगे ना भाई, लड़कियां तो करती सारे इस्तेमाल करते हैं, आप सिर्फ लड़कियों को टारगेट नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। हम ये देखते हैं जिस तरह से भी हारिस से हमारी बात हो रही थी, फिल्टर्स तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये ट्रेंड ख़वातीन और मर्दों सब में बराबर का ही नज़र आता है, जो जिसको अच्छा लग रहा था वो उसको यूज़ करता है। मगर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में शादियाँ भी बहुत होती हैं, लड़कियां लड़कों को पसंद कर लेती हैं, किसी और मुल्क की लड़की यहाँ पे पहुँच जाती है, किसी और मुल्क का लड़का किसी लड़की के पीछे किसी और मुल्क में पहुँच जाता है। हमें तो बिल्कुल शख्सियत मुख्तलिफ नज़र आती है तब जब हम लोगों को सामने से देखते हैं, जब हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उससे लोग सीखते क्यों नहीं हैं, जबकि उनको पता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पर्दे के पीछे कुछ और होती हैं और हकीकत में कुछ और होती हैं।
अस्सलाम वालेकुम। जो पहली चीज़ है वो ये कि प्रोज एंड कॉन्स जैसे कि बताया गया कि हर चीज़ के होते हैं, और सोशल मीडिया थ्रू सोशल मीडिया जो एक शादियों का ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। पहले ये चीज़ थी कि थोड़ा लोग हेसिटेट करते थे, अब कुछ लोगों ने इस चीज़ को इतना ज़्यादा कॉमन कर दिया है कि ये हमारी सोसाइटी का ट्रेंड बन चुका है। अब उसमें नो डाउट कि अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू करें या वैसे ही जनरली कोई प्रपोज़ल आता है उस थ्रू करें, या जो भी शादी के ड्रॉबैक्स भी होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, दोनों सूरतों में देखा जाए। लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू अगर देखा जाए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको क्लियर नहीं हो पाती, क्योंकि जो चीज़ आपको पोर्ट्रेट दिखाया जा रहा होता है वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है। और सोशल मीडिया में आप बड़ा अच्छे सेल्फ इमेज मेंटेन कर सकते हैं और बड़ी अच्छी एक इमेज दे सकते हैं जो कि आपको रियलिटी में वैसे नहीं पता चल पाती। डेफिनेटली आप एक इंसान के साथ और एक फैमिली के साथ जब रहते हैं तो आपको आइडिया होता है, तो वो चीज़ बहुत ऑपोजिट हो जाती है। सोशल मीडिया की नो डाउट कि बहुत सारी मैरिजेस जो सक्सेसफुल भी जा रही हैं, लेकिन आप ये देखें कि इस चीज़ का इम्पैक्ट कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लोग, एक डिफरेंट कल्चर के लोग, वो उस चीज़ में वो वक्ती तो एक अच्छी चीज़ लगती है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसे कोई और पर्पस होता है या कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से जो बाद में वो रिलेशनशिप होता है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। और स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के लोग जो हैं वो अगर देखा जाए तो वो इस चीज़ को थोड़ा प्रेफर भी कम करते हैं, अनलेस के वो उस चीज़ क्राइटेरिया जो होता है वो उस चीज़ में फॉल करते हों, जैसे कल्चर को देख के या फिर बैकग्राउंड को देख के। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, चाहे थ्रू सोशल मीडिया हो, लेकिन इस चीज़ को जो इम्पोर्टेंस एक क्राइटेरिया है उसको फॉलो किया जाए, उसको मीट किया जाए। सही है, ठीक है, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही। अच्छा हारिस, हमें सोशल मीडिया पे गलत इन्फॉर्मेशन भी बहुत नज़र आती है। हर शख्स ने अपने तौर पे जितनी वो गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है ना अपनी ज़ात के बारे में, वो उस तरह से दे रहा होता है और लोग उसको बिलीव भी कर रहे होते हैं और उसको बाकायदा पढ़ भी रहे होते हैं और उससे फैसिनेट भी हो रहे होते हैं कि भाई वाह ये तो बहुत ज़बरदस्त बंदा है या बंदी है कोई। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत सारी फॉल्स न्यूज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा। किसी भी एप्लीकेशन पे आप देख लें, बहुत ज़्यादा इस तरह की आपको न्यूज़ देखने को मिलेंगी कि ये मर गया या ये हो गया या ये हो गया, वो सारी भी मतलब बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़। सच्चाई भी होती है लेकिन काफ़ी हद तक ज़्यादा फेक न्यूज़ भी होती है। लोग अपनी भी कुछ वीडियोस अपलोड कर, बायोडाटा बड़ा गलत दिया होता है लोगों ने। बिल्कुल ऐसा भी होता है। मैं घर बैठा हूँ आज ना, लेकिन मैं पुराना कोई स्टेटस लगा दूंगा और कहूँगा चिलिंग इन दुबई, हाँ यहाँ दुबई में चिल कर। लोगों ने अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, अपनी बर्थ प्लेस से रिलेटेड बहुत सारा होता है। ये डिप्रेशन होता है जो वो इस तरीके से निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मतलब कोई अंदर का मरा हुआ शख्स है उसको निकाल के बाहर खड़ा कर रहे हो कि भाई हम भी बहुत। बिल्कुल, शायद दूसरों को देख के वो कुछ शोखियाँ मारने की कोशिश करते हैं, या ये अब उनकी पता नहीं सोच है कि वो क्या सोच के ऐसा करते हैं। हर चीज़ उन्होंने गलत लिखी होती है, फेक अकाउंट्स बनाए होते हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि किसी और की पिक्चर्स उन्होंने लगाई होती हैं, उनको कोई लड़का अच्छा लगे ना कि ये लड़का हैंडसम है ये वो, तो उसकी पिक्चर लगा लेते हैं प्रोफाइल पे और उसकी पिक्चर्स नीचे अपलोड कर रहे हैं और ये प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि मैं ये हूँ। एक वक्त था हारिस के इस किस्म की तस्वीरें सेलिब्रिटीज की निकालते थे, बिल्कुल मर्दों की निकलती थी, फेक आईडीज बनती थी। अब वो किसी भी लड़की की तस्वीर उठाते हैं, अपने अकाउंट पे लगा लेते हैं और खासतौर पे लड़के लड़कियों की तस्वीर लगा लेते हैं। और लड़कियां तो पता ही नहीं क्या, लड़कियों के अकाउंट्स तो बहुत ज्यादा बनते थे फेक अकाउंट्स। अब ऐसा होता है मेरे भी फेक अकाउंट्स बने हुए हैं। मुझे मेरी जो फॉलोइंग है ना, जो मेरी है फॉलोइंग, वो मुझे मैसेज करके कह रही होती है कि क्या ये आपका अकाउंट है, इस अकाउंट से मुझे रिक्वेस्ट और मैसेजेस आए हुए हैं। अब उस अकाउंट पे जाओ फेसबुक पे तो उसने मेरी पिक्चर लगाई होगी जो मैंने अपनी आज इस टाइम पे डीपी लगाई है ना, उसने भी वही डीपी लगाई होगी, वही लगाई होगी उसने, वो इन्फो भी मेरे जैसी वहाँ पे लिख दी होगी और वो मैं बन के लोगों को, लड़कियों को कर रहा होगा, बातें कर रहा होगा, चीजें अपलोड कर रहा होगा। ये तो एक वो कॉम्प्लेक्स है जिसकी वजह हम बात कर रहे हैं कि लोग दूसरों की तस्वीर लगा के उन्हीं की शख्सियत में ढलने की कोशिश करते हैं और वही चीज़ बनने की कोशिश करते हैं। मगर हम देखते हैं पहले ट्रेंड था, आप पिक्चर लेते थे उसको आप अपलोड कर देते थे, मगर अब ये हो गया है कि बेशबहा ऐप्स आ गई हैं, बेशबहा फिल्टर्स हैं और ख़वातीन मोस्टली मैं कहूँगी ये कि वो ये काम करती हैं कि अच्छा मेरी ये तस्वीर अच्छी नहीं लग रही, वो फिल्टर बेस उसके चेंज करेंगे, बेस फिल्टर चेंज करेंगे, उसके बाद लगाएंगे। क्या ये कॉम्प्लेक्स है या उनको लगता है हमारी शख्सियत में कोई कमी है जिसको पूरा करना चाहिए? इस सवाल का मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन हमारे रेगुलर कॉलर हैं याहिया कराची से, उनसे भी बात करते हैं। जी याहिया, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सरवत, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम आपके मौजूद मेहमानों को भी सलाम हो। बात यह है कि ये वाकई बड़ा आजकल बर्निंग इशू चल रहा है। हाँ। ये सोशल मीडिया मेरे ख्याल में, मैं तो इसको जैसे दुनिया बहुत से चीज, ये सेकंड वर्ल्ड है, इसमें आप एक ऐसे वर्ल्ड में एंटर हो जाते हैं जिसमें मतलब सच कम और झूठ बहुत ज्यादा होता है।
तो आप और फिर लोग जाहिर है अपने आप को जो उनको मौका मिलता है अपने आप को वहाँ प्रोजेक्ट करने का, लेकिन सवाल ये कि आप अपने आप को प्रोजेक्ट कैसे करते हैं? आप किसी फेक अंदाज में करते हैं या जेन्युइन अंदाज में करते हैं? जो लोग ये करते हैं उनकी कितनी लाइफ होती है? मतलब जो फेक बनते हैं अपने आप, मेरे ख्याल में तो कॉम्प्लेक्स है कि अपने आप को इस तरह जाहिर करना, और जो होते ही नहीं है वो बन जाते हैं। लेकिन सवाल मेरा ये, क्योंकि आजकल वही बातें चल रही हैं, सोशल मीडिया इतना इसमें डाइवर्सिटी है कि आप इसमें बहुत सारी चीजें मतलब डिस्कस कर सकते हैं। मेरा सवाल ये कि हम जब ये हमारे शऊर पे मुनस्सर है ना, कि अगर आप कोई चीज देख रहे हैं आपको अंदाजा हो कि वो किस हद तक फेक है, किस हद तक इसमें सच्चाई है, तो ये शऊर पैदा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेरा क्वेश्चन ये। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच आयजा, आपने हमें कॉल की। इसी सवाल से मुतालिक मैं वजीहा की तरफ गई थी। वजीहा, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, क्या ये कॉम्प्लेक्स होता है या फिर हम अपने आप से इतने नाराज होते हैं कि अपना आप हम देखना नहीं चाहते, हम अपने आप को कुछ बदल के देखना चाहते हैं और अजीबोगरीब हुलिये में देखना चाहते हैं? क्या ये कॉम्प्लेक्स है? पहली चीज़ ये कि हम लोग अगर पर्सनालिटी के हवाले से बात करें तो नो डाउट कि सोशल मीडिया से पहले भी ये चीज़ें मौजूद थी, लेकिन तब लोगों में ये इस तरह से एक प्रॉपर एक मीडिया, एक चैनल नहीं था जिसके थ्रू वो उस चीज़ को निकालते। तब डिफरेंट चैनल्स के थ्रू उसको करते हैं होंगे। अब जो चीज़ है, अब लोगों में अवेयरनेस भी है और उसके बावजूद कुछ हैबिचुअल पैटर्न्स भी लोगों के बन चुके हैं कि उनको आदतन भी, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10 लोग हैं तो एक फ़र्द ऐसा होगा जिसको इंटरेस्ट ही नहीं होगा फिल्टर्स में, या जिसको पसंद ही नहीं होगा, उसको भी उस चीज़ पे, क्योंकि इंसान इस चीज़ में ज़्यादा ढल जाता है। हर इंसान खूबसूरत दिखना चाहता है, हर इंसान चाहता है कि उसको अटेंशन मिले, उसके कमेंट्स आएँ, उसको लाइक्स मिलें। तो ये चीज़ प्रोवोक करती है, एग्रीविएट करती है इस तरह के बिहेवियर्स को। जिनके अंदर नहीं भी हैं वो भी उस चीज़ को, उनके अंदर भी वो चीज़ एग्रीविएट होती है, क्योंकि समहाउ बीइंग अ ह्यूमन वी आर अ सोशल एनिमल। हमें अटेंशन पसंद होती है, हमें पसंद होता है कि लोग हमें एडमायर करें। किसी भी पर्सन को अगर आप क्रिटिसाइज़ करते हैं या डिसलाइक करते हैं तो डेफिनेटली वो चाहे ठीक ही बात पे किया जा रहा हो लेकिन वो नहीं पसंद होता। तो इंसान बाय नेचर ही उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करता है और अपना इमेज अच्छा देने की कोशिश करता है। अब उसमें अगर देखा जाए तो जब एक चीज़ एक्सट्रीम पे जा रही होती है तो उस पर डेफिनेटली वो डिसऑर्डर या और कम्प्लेक्सेस हम जिसे कह सकते हैं, ये पर्सनालिटी इश्यूज़ या चैलेंजेस जिसे हम कह सकते हैं, उसमें फॉल करने लग जाती हैं चीज़ें, क्योंकि एक्सीड जो भी चीज़ करती है वो नॉर्मल नहीं होती है। अब एक पर्सन है जो 600 फिल्टर्स लगा के भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा और 600 लाइक्स आ रहे हैं, 6000 लाइक्स आ रहे हैं, फिर भी जनाब अपनी नेचुरल एनवायरनमेंट से हट के वहाँ पे ज़्यादा फोकस है। इवन कि मैंने कितने ज़्यादा प्रोफेशनल्स को देखा है जो बार बार फ़ोन उठा के देख रहे होते हैं, अभी इतने लाइक्स मिल गए, इतने कमेंट्स आ गए। तो ये सारी चीज़ें कहाँ नॉर्मल हो सकती है? ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे कम्प्लेक्सेस होते हैं, ना सिर्फ डिप्रेशन, बहुत सारे और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। अच्छा, इस और देखा जाए तो कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स डेवलप भी हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जिस तरह से हारिस, अभी हमारे बहुत सारे कॉलर्स ने भी बात की है, ये कॉम्प्लेक्स है, इसका खात्मा होना चाहिए, इसके खात्मे पर तो बात करेंगे, मगर जिस तरह से हम देखते हैं सोशल मीडिया पे हमें बहुत सारे ऐसे लोगों की तस्वीरें नज़र आती हैं, हमें टीवी स्टार्स की नज़र आती हैं, हमें अपने दोस्त अहबाब की नज़र आती हैं। अगर किसी लड़की ने अच्छा सा डाई कराया हुआ है तो लड़की कोशिश करती है मैं कुछ ऐसी ऐप्स निकालूँ जिसके अंदर कुछ फिल्टर्स हैं, आपके बाल डाई हो जाते हैं, कोशिश कर रही होती है अच्छा मेरी आंखें छोटी हैं वो थोड़ी बड़ी हो जाएँ, कुछ लैशेज कोई बड़ी कर रही होती हैं, कोई बहुत मोटी होती है। अच्छा, मैंने देखी है कि कुछ ऐसी ऐप्स में आपकी टांगों को बिल्कुल स्लिम कर देती हैं और स्लिम के बाद आप थोड़े से लंबे हो जाते हो मगर आप बिल्कुल स्मार्ट हो जाते हो। तो ये हम जो दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हैं, हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही तरीके के लिए क्यों नहीं कर सकते? बस हर किसी की सोच पे डिपेंड करता है ये। हमारी तो हर एक शख्स की सोच ही हम ये नज़र आ रही है। शायद ये ट्रेंड चल गया हुआ है। हाँ, ट्रेंड चल गया है। बस लोग एक दूसरे को दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत, मतलब पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, लेकिन वो दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत प्यारा लग रहा हूँ या मैं बहुत ये हूँ। हालांकि जब वो आपसे रियल लाइफ में मिलेंगे, जिस तरह हम भी हैं, अगर हम फेक बन के रहें सोशल मीडिया पे तो हमें तो लोग मिलते रहते हैं, तो फिर तो वो मिल के हमें यही कहेंगे ना यार आप कौन। तो फिर ये जब आपके साथ होगा तो आप सोचेंगे आपको कैसा फील होगा। अच्छा, आप तो मतलब माशाल्लाह से बहुत करीब से जानते हैं इन चीज़ों को, सोशल मीडिया का बड़ा आपने गहरा देखते हैं, इसको बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं एक्सपर्ट के तौर पे। आपको कितनी बड़ी तादाद में लोग ऐसे नज़र आते हैं, चलिए हम तो फेक लोगों की बात कर रहे हैं, फिल्टर्स की बात कर रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में आपको लोग ऐसे भी नज़र आते हैं जो अपनी रियल ज़िंदगी में जो है वो हकीकत में हमें अकाउंट पे नज़र आ रहे हैं, और उनके फॉलोअर्स की तादाद भी मुझे बताएं, जो हकीकत वाले लोग हैं उनके फॉलोअर्स कितने होते हैं? नहीं, कुछ हैं
बहुत ज़्यादा लोग ऐसे नहीं हैं कि जिनके मतलब, लेकिन कुछ हैं जो अपना सब कुछ रियल दिखाते हैं। हाँ। और उनके फॉलोअर्स भी हैं, लेकिन वो फिर रियल में भी होते हैं, ठीक है, मतलब अच्छे होते हैं वो लोग रियल में भी। तो ये लोग बस उन लोगों को देख के कि वो दिखा रहे हैं और वो अच्छे हैं, लेकिन वो रियल में भी अच्छे होते हैं जो दिखा रहे होते हैं। हाँ, वो पता चल जाता है आपको। लेकिन वैसे जिसकी तस्वीर पर फिल्टर ना लगाओ, ना ज्यादा लाइक्स आते हैं, ना ज्यादा लोग उसको फॉलो करते हैं, कि वैसे तल्ख ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। हाँ। कि जिसकी पिक्चर अच्छी ना आए तो उस पर कम लाइक्स आते हैं, उसके फॉलोअर्स भी कम होते हैं। हाँ। लोग देखते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, शायद क्या सीन है, ये भी अब आपकी सोच पे, हालांकि आपको उसके टैलेंट देखना चाहिए। लेकिन अगर आप जस्ट पिक्चर अपलोड कर रहे हैं तो वो अलग सीन है। लेकिन जाहिर सी बात है, हर कोई आज के दौर में 90% में नहीं 100% ही लोग ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि हमारी पिक्चर अच्छी आए। हाँ, और उसके लिए जो है ना 20-30 उन्होंने ऐप्स की होती हैं, 70-80 उनके अंदर फिल्टर्स होते हैं, और उन 20-30 ऐप्स को ना वो एक ही पिक्चर पे बार बार रात भर जाके वो उसको एडिट कर रहे होते हैं, उसके बाद फिर उसको अपलोड करते हैं। मिसेस उमैर हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी मिसेस उमैर, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम? मैंने आज आपका शो देखा है फॉर द फर्स्ट टाइम ही। थैंक यू। आपका शो इतना अच्छा है कि मैं कॉल किए बगैर नहीं रह सकी। मुझे इतना अच्छा लगा है टॉपिक, और आपके गेस्ट भी दोनों बहुत अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस टॉपिक में मैम ऐड करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया कॉम्प्लेक्स तो है, ये हम सबको पता है, लेकिन मैं इसके साथ ये चाहूँगी कि अगर आपने ये इतना अच्छा एक टॉपिक उठाया है, इसके साथ ही आप किसी अपने शो में ये ज़रूर लोगों को बताएं कि अल्लाह ताला ने हर किसी में कोई ना कोई पर्सनालिटी ट्रेट रखा है। हाँ। कोई भी किसी से कंपेयर नहीं है। तो हम अपनी पर्सनालिटी को किस तरह से दूसरे से कंपेयर किए बगैर हम किस तरह से अपने आप को नेचुरल रह के किस तरह अपने आप को अच्छा दिखा सकते हैं, अपने आप को खूबसूरत लग सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मिसेस उमैर, थैंक यू आपने कॉल की। और मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने जिसको सारे आज़ाद दिए हैं, सेहत तंदुरुस्ती अता की है, वो शख्स दुनिया का सबसे खूबसूरत शख्स है। लास्टली वजह हम ये जानना चाहेंगे, जो कॉम्प्लेक्स चल रहा है, इस कॉम्प्लेक्स का खात्मा कैसे हो सकता है? पहली चीज़ ये कि कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हो गया है, जो फैक्टर काउंट हो रहा है, तो ख़त्म करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हम कंपैरिजन को कम से कम कर दें। और कंपैरिजन से मैरिटल लाइफ पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं। ज़्यादातर केसेस कंपैरिजन के फैक्टर्स की बेस पे ही आए जाते हैं, जो सोशल मीडिया पे आप अगर ये थोड़ा सा देखें कि एक दिन एक पर्सन जो है अपनी लाइफ बड़ी खुशगवार ज़िंदगी के हवाले से बात की जा रही, दूसरे दिन पता चलता है कि वही पर्सन जो है अपनी मिजरेबल एक पिक्चर दे दी जाती है उस पर्सन की तरफ से। तो आप ये देखें कि ऑपोजिट्स कितनी एक चीज़ रिलाई कर रही है उस चीज़ के ऊपर। तो यहाँ पे एलिमेंट आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि एक दिन एक पर्सन अगर शो कर रहा है कि वो खुश है, तो दूसरे दिन वो एक ऐसी पिक्चर सामने ले आएगा कि देखने वाले भी हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल। तो हर एक पर्सन की लाइफ में नो डाउट कि प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, लेकिन जो मेजर चीज़ है वो ये है कि कंपैरिजन छोड़ के जो एक रियलिटी बेस हम चेक है वो रखें और अपनी लाइफ को खुद से देखकर बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। नो डाउट कि अल्लाह ताला ने हर एक को क्वालिटीज़ दी हुई हैं, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको क्वालिटी जिसके पास ना हो। तो हम अपनी अच्छाइयाँ, अपनी करैक्टरिस्टिक्स, अपने ट्रेड्स के ऊपर काम करें और कंपैरिजन को छोड़ दें, क्योंकि आप जितना कंपैरिजन करेंगे उतना ही ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह के थैंक यू सो मच डॉक्टर वजीहा सफर, आप हमारे साथ मौजूद थी। बेहद शुक्रिया। हारिस अवान, आपका भी बेहद शुक्रिया। बड़ी खूबसूरत बात की डॉक्टर वजीहा ने कि हर शख्स के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई ख़ास खूबी रखी होती है। जब आप कंपैरिजन ड्रॉ करना छोड़ देंगे, यकीन करिए आपकी ज़िंदगी बेहद होगी। हम 10 लोगों को देखते हैं कि उन्होंने 20 फ़िल्टर लगाए हुए हैं, तो आप भी कोशिश करते हैं आप 20 की बजाय 25, 30 ये वाले फ़िल्टर्स लगाएं और कुछ नया फ़िल्टर निकालें और अपनी तस्वीर को अपलोड कर दें। जो आपकी शख्सियत है उसको हकीकत में ही रहने दीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर शख्स को खूबसूरत पैदा किया और हर रंग खूबसूरत होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका रंग सांवला है तो आप कोशिश करते हैं कि मैं बिल्कुल आटे की वाला फ़िल्टर लगाऊँ और आपका मुँह सिर्फ गोरा ही हो जाए और आप एक तस्वीर लगा देते हैं। हर किसी की रंगत खूबसूरत होती है और सबसे ज़्यादा खूबसूरत रंगत की अगर मैं बात करूं तो वो सांवली रंगत होती है। इसके साथ ही अपनी शख्सियत को चूंकि हकीकत में रहने दीजिए, पस पर्दा हक़ाइक़ को सामने आने दीजिए और अपना असल लोगों के सामने लेकर आइए। इसके साथ ही सुबह सवेरे पाकिस्तान से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना फीडबैक हमें ट्विटर और फेसबुक पेज पर ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।